गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। ये इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ ना। ओके, हम देखते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं मराठा का जो फिफ्थ जो छत्रपति थे तब तक, ठीक है, साहू जी तक, साहू तक हम कर चुके हैं। और उससे पहले हम देखते हैं, अभी हम देखते हैं मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। ये बेसिकली हम मराठा एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ रहे हैं शिवाजी के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था वही एडमिनिस्ट्रेशन है, और बेसिकली वैसा ही सेम एडमिनिस्ट्रेशन और टिल लास्ट चलता रहा होगा। तो पहले बात आती है कि फादर ऑफ द मराठा नेशन थे शिवाजी। ओके, निस्संदेह थे, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। फिर ग्रेट कंकरर, महान विजेता भी थे, डिप्लोमेट भी ज़बरदस्त थे वो, और सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद उनके बारे में लिखते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो बेटर दैन मुगल्स था। ओके, तो उन्होंने मतलब हमारे लिए ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर दूसरी एक और बात बताते हैं वो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ही कि इम्प्रूवमेंट थी अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन आज तक एग्जिस्ट कर रहे थे वहाँ पर, उनमें क्या था, इम्प्रूवमेंट थी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आरसी मजूमदार के बारे में देखते हैं। आरसी मजूमदार, उनको एक महान विजेता कहते हैं, और साथ में एनलाइटेंड रूलर की बात करते हैं कि इतने वो जुड़े हुए थे अपने लोगों के साथ कि लोग हर अपनी समस्या को बिल्कुल निसंकोच बात करते थे, जब चाहें तब बात करते थे, जैसे मर्जी। वो कभी भी उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था। कि उनका मुनार्क बेशक था वो, शिवाजी मोनार्क तो थे ही, लेकिन ऐसा नहीं है, मोनार्क होने के बावजूद वो लॉयल भी बहुत थे। ठीक है, हम बेसिकली मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को तीन हेड्स में के अंडर पढ़ेंगे इसको: सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन इससे पहले हम एक बात ये कर लें कि ये जो था अहमदनगर रिफॉर्म्स में, जो मलिक अंबर के रिफॉर्म्स थे अहमदनगर में, क्योंकि मलिक अंबर शिवाजी के पिताजी और मलिक अंबर एक साथ सर्व करते थे। मलिक अंबर प्रधानमंत्री थे और उनको सूबेदार बनाया गया था पुणे का, अहमदनगर के अधीन। ठीक है, तो वहाँ से वो जो रिफॉर्म किए थे वो उनको साथ मिलकर किए थे, तो शिवाजी के ऊपर भी उनका गहरा असर था। और क्योंकि वो पहले के एग्जिस्टिंग ऑर्डर से वो पहले बेटर थे, तो उन्हीं प्रैक्टिसेस को थोड़े रिफॉर्म्स के साथ शिवाजी ने लागू किया। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है कि मराठी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया मराठों के द्वारा। इससे पहले मराठी को किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था ऐसे। और दूसरा, इसमें एक डिक्शनरी बनाई गई जो ऑफिशियल यूज़ के लिए काम आती थी, प्रयोग में लाई जाती थी, उसको राजा व्याकरण कोश कहा जाता है। ठीक है, अभी एक बात और आपको देखनी है कि वैसे व्याकरण का जो व्याकरण मराठी का है वो 1805 में लिखा गया, 1805 में पब्लिश हुआ था। ये लिखा था विलियम कैरे ने, वो ईसाई मिशनरी थे और उन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट करना था वहाँ की लोकल लैंग्वेज में, इसलिए उन्होंने व्याकरण बनाया। पहले तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज को ढंग से स्टडी किया, व्याकरण बनाया, और वही आज तक मराठी के व्याकरणों का, उसमें बहुत सारी शुद्धियाँ भी की गई लेटर ऑन, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर रहा मराठा का वो विलियम कैरे के इसी 1805 वाले व्याकरण का रहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं कि दक्कन में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के ये स्टाइल चल रहे थे उसमें सबसे बढ़िया था शिवाजी का। ठीक है, उन्होंने वो राजा हेड तो वो थे ही, स्टेट के हेड थे, उनके पास भी वो सब पावर थी जो पहले किसी भी मोनार्क के पास होती। पहले जैसे हमने पढ़ी है किसी के पास भी होती थी, और जितने भी राजा तो राजा ही है, उसका तो बोलना ही काफ़ी है। लेकिन इसको एक असिस्ट करती थी एक सभा। सभा में होते थे अष्टप्रधान, 8 प्रधान होते थे, जिसमें सबसे पहले पेशवा की बात करते हैं हम। पेशवा होते थे, और पेशवा तो चीफ मिनिस्टर हैं या प्रधानमंत्री बोल लो आप इनको। तो मोरू त्र्यंबक पिंगले जो थे वो उनके टाइम पे एक फेमस चीफ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, फिर अमत्य मजूमदार अकाउंटेंट जनरल होते थे, अकाउंट का काम ये वो करते थे। इसमें 2 लोगों का नाम आता है, नीलकंठ और रामचंद्र नीलकंठ।
फिर सचिन और सूरनवीस की बात करते हैं हम। ये चिटनीस या चिटनीस भी नाम इनका होता था लोकल लैंग्वेज में, और इनको कोरस्पॉन्डेंस का सारा काम काज ये देखते थे, कोई पत्राचार यही देखते थे। फिर सुमंत और दबीर की भी बात हम करते हैं। सुमंत जो थे वो रॉयल सेरेमनीज होती थी और फॉरेन अफेयर्स होते थे। कोई भी फॉरेनर्स आते थे उनकी देखभाल करना, पूरा रहने का प्रबंध करना, वो भी जिम्मेदारी इन्हीं की होती थी। तो इसमें रामचंद्र पंत का नाम आता है। फिर सेनापति और सारनौबत। सेनापति बोल लो या सारनौबत बोल लो, सारनौबत आज एक टाइटल ही बन गया है मराठों में। जिसने भी सर्व किया हुआ है उनके आगे जो आने वाली जनरेशन है वो सारनौबत अपने को लगाते हैं, अपना टाइटल लगाते हैं, और एक मतलब एज ए कास्ट ही वहाँ पर बना ली गई है। इसमें फेमस लोगों के नाम आते हैं प्रताप राव गुर्जर का, ठीक है, प्रताप राव गुर्जर का हमने पढ़ा है उनके बारे में। अमीराव मोटे उसके बाद बने थे नेताजी पालकर, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। फिर आते हैं मंत्री या फिर बाकी नवीस। ये पर्सनल सेफ्टी के लिए होते थे, पर्सनल सेफ्टी बोल लो आप, ये पर्सनल असिस्टेंट होते थे। ये राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र न कर दे, राजा को हर समय भोजन भी चेक कर दिया जाता था, तो वो भोजन वो सारा प्रबंध इन्हीं के ऊपर होता था। अगर छत्रपति को कुछ होता भी है तो इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सारी की सारी, और हमेशा छत्रपति को ये एकम्पनी करते थे, उनके साथ रहते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम न्यायाधीश। न्यायाधीश के बारे में हम और आगे भी पढ़ेंगे। फिर पंडित राव होते थे। पंडित राव चैरिटेबल कार्य करते थे और रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड जो भी काम होते थे। फिर ये जितने भी प्रधान होते थे वो प्रधान भी, तो हम देखते हैं कि हर एक मंत्री जो होता था असिस्ट किया जाता था 8 ही अष्ट प्रधान, हर एक अष्ट प्रधान भी 8 आगे क्लर्क बोल लो इनको या उनके कर्मचारी बोल लो, उनके द्वारा असिस्ट किया जाता था, ठीक है। तो इनमें दीवान होते थे, मजूमदार होते थे, फड़नीस होते थे, सबनीस होते थे, दफ्तरदार भी उनको बोला जाता था, और कारखानीस होते थे, फिर चिटनीस होते थे, जमदार होते थे, और पोर्टनीस होते थे। इन सब के काम ऐसे ऐसे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनको। फिर पंडित राव के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं। पेशवा, सचिव और मंत्री जो 3 अष्ट प्रधान थे, 3 प्रधान ये थे, उनको अलग से चार्ज भी दिया जाता था प्रोविंसेस का। प्रोविंसेस हम देख लेते हैं। वैसे तो प्रोविंसेस थी 3 शिवाजी की, लेकिन ये जो एक और प्रोविंस है ना, ये बाद में शिवाजी के लास्ट वाले टाइम में ये बना दी गई थी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तरी प्रांत। उत्तरी प्रांत में रहे थे अंग, बगलान, साउथ वाला सूरत का पार्ट, उत्तरी मुंबई, और कोंकण का जो मुंबई का मतलब कोंकण का उत्तरी वाला पार्ट, और पुणे का जो पुणे वाला प्लेट्यू है उसका जो वो वाला हिस्सा था जो मुंबई वाली साइड को आता था, ओके। और इसके कौन थे हेड, तो मोरो, त्र्यंबक, पिंगले, ये आप हमने देखा था अभी कि पेशवा भी रहे हैं, तो इनके पास चार्ज होता था तब। नेक्स्ट है दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत होता था इसमें साउथ वाली मुंबई को डाल करके, कोंकण का साउथ वाला पार्ट डाल करके, सामंतवाड़ी को डाल करके, और उत्तरी किनारा। तो यहाँ पर थे अन्नाजी दत्तो। अन्नाजी दत्तो के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अन्नाजी दत्तो वही हैं जिन्होंने शिवाजी की डेथ के बाद संभाजी की जगह पर किसको बनाने के प्रयास किया था, सोराबाई का साथ दिया था राजा राम को छत्रपति बनाने में, ठीक है। और इनको बाद में संभाजी ने एग्जीक्यूट कर दिया था। फिर हम देखते हैं ये दक्षिणी पूर्वी प्रांत। तो दक्षिणी पूर्वी प्रांत में आते थे सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारदार, कोपाल, यहाँ पर दत्तोजी पंत होते थे, ओके। तो जो लास्ट वाले टाइम पे हम बात कर रहे हैं कि जो लास्ट टाइम था उनका 1680 के आसपास, तो मैसूर का कुछ जो उत्तरी वाला किनारा था उसको जीत लिया गया था शिवाजी के द्वारा, और उसमें उसको भी एक प्रांत बना दिया गया था। वो मिलिट्री के अंडर ही रखा था, अपने डायरेक्ट कॉन्सिडरेशन में था वो शिवाजी के, ठीक है। तो फिर हम आगे देखते हैं। प्रांत जो होते थे प्रांतपति के अधीन होते थे, उसको वायसराय भी बोल देते थे या मामलतदार भी बोल देते थे। काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स की होती थी, ये सदस्य होता था, मेंबर होता था काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, जो अष्ट प्रधान का सदस्य होता था। ये कोई भी प्रांतपति वहाँ पर हो सकता था।
पर बेसिकली हमने तो तीन ही देखे ना कि ये सचिव, मंत्री या पेशवा हो सकते थे, लेकिन इनके सिवाय कोई और भी, किसी और को भी चार्ज तो दिया जा सकता था। फिर प्रांत आगे परगना में डिस्ट्रीब्यूट थे। तो परगना में सिकदार ही होता था, जैसे सूरी के शासनकाल में हमने देखा था, तो यहाँ पर भी वो चलता रहा, लेकिन परगना का भी एक ऑफिशियल वहाँ पर होता था, सिकदार ही हमारे को मिलता है। फिर तरफ में डिवाइड होते थे परगना आगे, तो तरफ का तरफदार होता था, या हवलदार भी इसको बोला जाता था। और जो लोएस्ट यूनिट उसकी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो गांव थी। वो संभवतः गांव ही सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की, जिनको मौजा बोला जाता था। ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन था ये भी, ऐसा नहीं है कि ये गाँव को छोड़ दिया जाता था। उसका भी एक हेडमैन होता था, या देश पांडे उसको बोलते थे, या पटेल उसको बोलते थे, ठीक है। और उसे भी असिस्ट करती थी एक सभा, जिसको विलेज पंचायत कहा जाता था। क्लियर। तो ये तो हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी वाला। अब हम देखते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था शिवाजी का। तो शिवाजी का रेवेन्यू के लिए ज़बरदस्त तरीके से वो काम किया गया उस पर, क्योंकि कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए थी, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था। ऐसा तो था नहीं, नया नया राज्य था, इस्टेब्लिश करना था भी इसको, तो धन ही तो चाहिए, पहला तो मेन चीज़ तो धन है। तो शिवाजी ने जहाँ पर पॉसिबल हुआ ना, जितना पॉसिबल हुआ, वहाँ पर जागीरदारी जो सिस्टम था चलता आ रहा, उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और रिप्लेस किया रैयतवाड़ी सिस्टम के साथ, सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया रैयत के साथ, किसान के साथ, ओके। और उससे डायरेक्ट कितना उसका बनता था, कर बनता था, और डायरेक्ट उसको राजकोष में जमा करवाने के लिए बताया गया। फिर उसके बाद रेवेन्यू ऑफिशियल्स की बात देखते हैं हम। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे, जैसे देशमुख होते थे, देश पांडे होते थे, ये हमने अभी गांव के मुखियाओं की बात की। पाटिल्स होते थे और कुलकर्णी होते थे, ये भी रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ये कहीं से भी, ओके, जो भी निर्धारित होता था, जहाँ से भी, जिसको जिस तरह से भी। तो फिर देखते हैं जो गांव में होता था ना, उससे 40%, एक्चुअली पहले वो 30% होता था, लेकिन जब युद्धों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई और खर्चा ज़्यादा बढ़ गया, तो ये 40% कर दिया गया था बाद में। फिर हम देखते हैं, फिर फॉर्मर्स जो थी ना, वो उनके पास ऑप्शन होती थी कि रेवेन्यू कैसे दे सकते थे, वो अपना कैश में भी दे सकते थे, और वैसे भी कि अपना काइंड, मतलब बोलने का कि वो फसल भी डिपॉजिट करवा सकते थे। फिर रेवेन्यू अपना इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार दे दो, उनको बताया गया है कि कितना आपका एक साल का बनता है, तो उतना वो आप धीरे धीरे करके देते रहो, वो दे सकते थे। फिर हम इसको देखते हैं कि रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स थे, उनका अकाउंट चेक होता था बढ़िया तरीके से, और जब पेमाइंस आते थे, नेचुरल कैलामिटी कोई आती थी, तो लोन ऑफर किए जाते थे। और लोन ऐसे नहीं है कि बहुत हैवी इंटरेस्ट पे होते थे, नॉर्मली वो ऐसे होते थे कि लोग पे कर पाते थे उनको। फिर शिवाजी ने मेज़रमेंट की थी पूरे अपने जितने भी उसके अंडर एरिया आता था, सभी की पूरी पैमाइश की गई। और पैमाइश करने के बाद, पैमाइश के लिए जो उन्होंने रॉड या कथी, जिनको जो मलिकंबर ने भी इस्तेमाल किया था, उसी पीस का इस्तेमाल किया गया भूमि की पैमाइश के लिए। और भूमि को कितने 3 पार्ट्स में बनाया गया, उत्तम भूमि, मध्यम भूमि और निम्न भूमि। मतलब उनकी उपजाऊ शक्ति के आधार पर उसको 3 भागों में बांटा गया, और उसी हिसाब से उनके ऊपर कर लगाया जाता था। फिर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो था शिवाजी का ना, अच्छा था, एफिशिएंट था। अभी हम बात कर चुके हैं कि 30% पहले होता था, लेकिन बाद में वो 40%, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि सभी इलाकों में कर दिया गया था 40%। कुछ जगहों पर जहाँ पर किसी की उपज थी ही कम, उपज कम होती थी, तो वहाँ पर इस तरह से नहीं होता था। फिर हम देखते हैं चौथ एक कर होता था, ओके। तो चौथ के बारे में हम 2 मुख्यतः इसके बारे में बताया जाता है। एक तो रनाडे ने क्या कहा कि रनाडे ने कहा ये मिलिट्री कंट्रीब्यूशन थी, कि प्रोटेक्शन होती थी किसी भी एरिया के ऊपर, और ये चौथ उन लोगों से लिया जाता था जो मराठाओं के एरिया नहीं होते थे,
मराठा ने मान लो बीजापुर के एरिया के ऊपर अटैक किया, वहाँ का इलाका कैप्चर कर लिया, तो उस जगह से वो दोबारा कहीं अटैक नहीं करेंगे उस एरिया के ऊपर, इसलिए वहाँ के लोगों से चौथ लिया जाता था, चौथ कर लिया जाता था। ओके, और उनकी उपज का बनफूर्त होता था वो, तो ये उन्होंने कहा गया। फिर जादूनाथ सरकार इनके बारे में कहते हैं कि एक मतलब ऐसा मेंटेनेंस या वहाँ का सब्सिडरी, जैसे सब्सिडरी अलाइंस बात करते हैं ना बाद में अंग्रेजों ने, कि आप वहाँ पर कोई सेना नहीं रखेंगे, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। कुल मिलाकर के बात रानाडे जी ने भी और जादूनाथ सरकार ने भी एक ही की है। तो चौथ ओवरऑल अगर आपको ऐसे एक एसेंस में इसको देखा जाए तो चौथ क्या था, उन एरिया से लिया जाता था जो मराठाओं के विजित किए हुए एरिया होते थे, जीते हुए इलाके होते थे, पर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्ट नहीं आते थे, इसलिए वहाँ से चौथ लिया जाता था। क्योंकि वहाँ पर जब तक वो कर देते रहते थे उन इलाकों को कभी भी न तो लूटा जाता था, ना तो वहाँ से सेना गुजरती थी, तो बड़े प्यार से आराम से गुजरती थी, और उन इलाकों की प्रोटेक्शन करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी मराठों की। फिर बात करते हैं हम सरदेशमुखी की। ये एक एक्स्ट्रा जो एडिशनली लिया जाता था 10% सभी लोगों से, वो उन इलाकों से सभी से लिया जाता था लोगों से। जो सरदेशमुखी का मतलब है कि जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, जो महाराष्ट्र की जनता है, वो किसी न किसी तरीके से मराठाओं को अपने हेड मानती थी। देशमुखी होते थे बहुत सारे, जैसे प्रांत होते थे वो देश बन गए, छोटे 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 देश, और उन देशों से भी ऊपर बढ़ कर के था सरदेशमुखी, वो शिवाजी होते थे। तो शिवाजी को वो लोग, इसके बारे में कहा जाता था कि ये कलेक्टेड कहाँ से कलेक्शन होती है इसकी, जो जागीरदार थे ना लोग, वो जागीरदार पे करते थे सरदेशमुखी की, आप हम देशमुखी हैं और देशमुख हैं और आप सरदेशमुखी हैं। तो ऐसे होता था, लेकिन ये 10% एक्स्ट्रा से आता था, किसी भी दूसरी इनकम में इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं थी। अभी देखते हैं हम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने देखा था न्यायाधीश कैसे क्या मतलब न्यायाधीश बड़े एक उपलब्धि थी, बड़ा एक रैंक था, लेकिन छोटी छोटी जगह पर उनका, छोटी छोटी जगहों पर गाँव में भी लोग, जो गाँव की पंचायत थी वो भी एक्ट करती थी, एक कोर्ट था, और उसके बाद वो हाजिर मजलिस कोर्ट होता था, जो किंग का कोर्ट था, जो सबसे बड़ा कोर्ट था, जिसमें अपील की जा सकती थी किसी भी नीचे वाले कोर्ट की। इसके बाद हाजिर मजलिस के बाद कहीं नहीं था। यहाँ पर न्यायाधीश न्याय करता था, लेकिन वो किसके आधार पर न्याय करता था, जो हिंदू धर्म के अनुसार जो स्मृतियाँ थी हमारी, उसमें जो भी धारणाएं प्रचलित थी, जो प्रथाएं जिनको लिपिबद्ध किया जा चुका था, उनके आधार पर यहाँ पर न्याय दिया जाता था और किया जाता था। और वहाँ पर हेड बेशक किंग होता था, लेकिन जो न्याय सुनाता था वो न्यायाधीश ही सुनाता था। फिर क्रिमिनल केस भी जैसे वहाँ पर पटेल्स करते थे, गांव में हर तरह के हल किया जाता था, लेकिन इसको ये जो हाजिर मजलिस थी ना, ये कोर्ट ऑफ अपील था। ठीक है, फिर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं। तो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में हम बात करते हैं, एक तो रेगुलर आर्मी थी, सीधी बात, रेगुलर आर्मी वहाँ पर रखी हुई थी, उनको कैश में पेमेंट की जाती थी, और वो पैट्रियोटिज्म भी उनमें होता था, देशभक्ति की भावना होती थी, राष्ट्रभक्ति होती थी उनमें, और मेरिट बेस पर रिक्रूटमेंट होती थी। ब्रांडिंग की जाती थी हॉर्सेस की, मतलब जिसको हॉर्स घोड़ों को दागने वाली प्रथा थी ना, और जो सैनिक थे उनके हुलिया रखने वाली प्रथा ये उसमें भी थी। फिर गोरिल्ला वारफेयर में उनको निपुण किया जाता था। फोर्ट होते थे, किले होते थे, जिनके 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 किले में एडमिनिस्ट्रेशन बनाए रखने के लिए या सेना जब भी रहती थी वहाँ पर, उनका जो मुखिया होता था उसको किलेदार बोलते थे। ठीक है, फिर मुस्लिम सोल्जर भी यहाँ पर होते थे। यहाँ पर बताया गया है कि 700 मुस्लिम सोल्जर लगभग उसकी मेन जो आर्मी थी उसमें होते थे। ओके, तो फिर हम देखते हैं कि इसके डिवीज़न भी बहुत थे। इन्फेंट्री एक डिवीज़न था उसका, इन्फेंट्री उनके पास थी।
कैवेलरी उनके पास थी, जिसमें बर्गीस होते थे, जिनको लड़ने के लिए घोड़े तब प्रोवाइड किए जाते थे जब वो उनकी ज़रूरत पड़ती थी, वो आते थे। वैसे ही वो परमानेंट होते थे, लेकिन उनकी जब भी उन्होंने लड़ाई में जाना होता था तो घोड़े कौन देता था? राज्य की तरफ से होते थे। और सिलादार होते थे, सिलादार जब इनकी ज़रूरत पड़ती थी तो इनको घोड़े भी खुद लाने पड़ते थे, वेपन भी खुद लाने पड़ते थे, और ये टेम्परेरी आते थे। कभी ज़रूरत पड़ गई सेना की, ज़्यादा सेना की, तो सिलादार भी बुला लिए, नहीं तो बर्गीज से ही काम चलाया जाता था। फिर उसमें नेवी के बारे में, चलो नेवी आगे आएगी। डिसिप्लिन इन द आर्मी, बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन था वहाँ पर। कोई भी इनको किसी भी तरह का, आज जैसे हम देखते हैं ना, कोई जान माल का नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। आर्मी जब भी कहीं से गुजरती है, किसी भी सिविलियन कोई हताहत नहीं होता है, किसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, सरकारी गैर सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाता है। लड़ाई के दौरान भी उनको आदेश था कि कहीं आप, एक तो अपनी औरतें साथ नहीं चलेंगी, उनकी लेडीज़ मतलब परिवार नहीं जाएंगे साथ जब भी लड़ाई लड़ने के लिए जाते थे। और ऐसा नहीं है कि वो जहाँ भी गए वहाँ पर तबाही कर दी, इस तरह से नहीं मराठा एम्पायर, मराठा आर्मी कभी भी करती थी, जैसे बाकी सेनाएं सब करती थी। डिसिप्लिन बड़ा अच्छा था उनका। फिर मिलिट्री पर्सनल जो उनके होते थे, सार नौबत, एक तो मैंने जो बात कर दी आपको, वो सेनापति होते थे। फिर उसके बाद किलादार हमारा बता दिया आपको, हवलदार भी आपको बता दिया गया कि तरफ उनके होते थे, और हवलदार के अंडर भी बहुत सारे नायक होते थे। जुमलादार भी होते थे, वो भी इसी का एक रैंक था, जिसमें जैसे ये हवलदार के अंडर कितने 5 नायक होते थे, और जुमलादार के अंडर कितने होते थे 5 नायक। ये मतलब हेड ऑफ 5 नायक ओवर 5 हवलदार, तो ये हवलदार से ऊपर होता था। देन हजारी होता था, जिसके पास 25 हॉर्समैन होते थे। फिर घुरसा होता था, बोट्स जिनके पास, मतलब ये बोट और गन वगैरह जिनके पास रहती थी नेवी में। और गैलीबा तो होते थे, ये भी नेवी की ही रोल का कमांडर होता था। नायक होते थे, फुट सोल्जर इसके पास होते थे 10 कुल मिलाकर के, मतलब 10वां ये होता था, 9 सोल्जर इसके अंडर आते थे। इस तरह से हम देखते हैं तो और इसके अलावा पिंडारीज भी होते थे। पिंडारी कौन थे? ये पिंडारी वही थे कि कहीं जो सामान किसी दूसरी आर्मी को डिफीट किया है तो उसका आर्मी का सामान ले लिया जाता था, वो तो ना जो वापस किया जाता था किसी को, तो उसको उठाने के लिए ढोने के लिए लोग चाहिए होते थे। और जितना कहीं जीता गया है सामान, तो और अपने सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए, कैरी करने के लिए लोग चाहिए होते थे, तो इनको पिंडारी भी इनको बोलते थे। ठीक है। लिबरल रिलीजियस पॉलिसी थी। रिलीजियस पॉलिसी मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने मराठा जो पैट्रियटिज्म तो लोगों में भरा, लेकिन साथ साथ बाकी जो ऐसा नहीं था कि कोई गैर मुस्लिम हुआ तो उसको मार देना है, ठीक है, या धर्म परिवर्तन करवाना, इस तरह का इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। या कभी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो किसी मज़ार को ढहा दिया गया, या मराठों ने किसी मस्जिद को ढाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा मराठों के इतिहास में है ही नहीं। कितनी ज़बरदस्त पॉलिसी उनकी होगी, बस इसी एक बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये उनका जिस दिन कोरोनेशन हुआ था उस दिन का एक चित्र इसका बनाई गई है। ओके, पेंटिंग है ये। तो ये पेंटिंग हमें कब मिली? और देखो ये 7 जुलाई 2021 को ये आई थी, क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म गोवा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, रिलीज़ की गई थी मराठा किंग्स के प्रति। ओके, तो वो कब दी गई थी? 6 जून को रिलीज हुई थी वो, तो 7 जून को न्यूज़ में आई थी ये बात। तो फिर हम देखते हैं ग्रेटर फीचर्स क्या क्या थे इनके शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के। तो एक तो क्या है कि एम्प्लॉयड मेंबर्स थे, परमानेंट आर्मी थी, और कोई कास्ट वहाँ पर नहीं होते थे, कोई ट्राइब्स वाला ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि ये आएंगे ये नहीं आएंगे, किसी तरह से कुछ नहीं होगा कि ब्राह्मण आएंगे राजपूत आएंगे बाकी नहीं आएंगे। सभी तरह के जितने भी लोग थे, सभी तरह के लोगों को, हर कास्ट से लोगों को वहाँ पर एम्प्लॉय किया गया। फिर सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी मिनिस्टर्स को। ऐसा नहीं है कि एक ही मिनिस्टर को सभी तरह हर जगह उलझाए रखा,
और हेरिडिटरी नहीं थे, आनुवंशिक रूप से नहीं रह सकते थे कि पहले दादा ने सर्व किया, फिर बेटे ने सर्व किया, फिर पोते ने सर्व किया, उसके बाद उसके बेटे आ जाएंगे, इस तरह से नहीं होता था। फिर जो जागीरदारी प्रथा थी उसको किया, एबॉलिश किया, जितना हो सकता था ख़त्म किया, जितना पॉसिबल था, लेकिन फिर भी जागीरें दी भी लोगों को। ठीक है, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे बड़े बड़े, उनकी ज़्यादा पे करना पड़ता था, उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी, तो इसलिए उनको किया गया। ठीक है, फिर पोर्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसकी तरफ काफ़ी ध्यान दिया गया। वहाँ पर किसी तरह की कोई मतलब घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, वहाँ से कोई भी निकल करके, ऐसा नहीं है। वहाँ पर गुप्तचर व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि अपना कोई आदमी दूसरी जगह पर जा करके मिल जाए। कोई ट्रीचरी से बचने के लिए भी इस तरह से काम वहाँ पर किए गए। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर हम देखते हैं कि उनके जो सिविल ऑफिसर्स थे ना, उनको सुपीरियर पोजीशन पे रखा मिलिट्री ऑफिसर्स से। आप समझ रहे हैं कि मिलिट्री का बोलबाला नहीं था, सुशासन था। ठीक है, तो और जो इस्टेब्लिश किया रायतवाड़ी सिस्टम को, यहाँ से इस्टेब्लिश होती है रायतवाड़ी सिस्टम का जो प्रारंभ होता है, जो ओरिजिन है उसका यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन।